Good morning, students. Myself H.K. Dhiman, PGT Commerce from RSV number 4 Upnagar, Delhi. Today we shall take class 12th business study class. और आज हम जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था उसमें मोटिवेशन का कंसेप्ट, इसके फीचर्स, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज़ एन इंस्पिरेशन दैट हेल्प्स टू यूज़ द एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मोटिवेशन अंदर की वो एक इंस्पिरेशन है जो एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल का फर्म की उन्नति हेतु और उसके विकास हेतु मैक्सिमम यूज करती है, उसको जो है आगे बढ़ाती है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ परसुडाइंग द पीपल who works in the organization. It is defined as the psychological process that help to increase the will to do work. यानी ये मनोवैज्ञानिक कार्य है जिसमें हम किसी न किसी रूप में एम्प्लॉय को इतना उत्सुक कर देते हैं काम के प्रति कि वो बढ़ चढ़कर अपने काम को करता है। तो एक तरह से हम अब मोटिवेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल. इट रिलेट्स टू दैट और दोज फैक्टर्स और फोर्सेस ऑपरेटिंग विद द इंडिविजुअल एम्प्लॉई और सबॉर्डिनेट विच इम्पेल हिम टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन द सर्टन वे. यानी कि मोटिवेशन का कंसेप्ट है वो एक मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप है, उसमें वो सभी फैक्टर्स या फोर्सेस आ जाते हैं जो एक व्यक्तिगत रूप पर एम्प्लॉय को अपना अधिक से अधिक एक्ट करने के लिए, अधिक से अधिक अपनी शक्तियों का यूज करने के लिए प्रोत्साहित करता है. हम कह सकते हैं मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव इन कॉन्टेक्स्ट of an organization. It means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain objectives of the organization. यानी मोटिवेशन का अर्थ है व्यक्ति या एम्प्लॉय की जो अंदरूनी शक्तियां हैं, जो उसकी भावना है, उसको इस तरह से प्रोत्साहित करना, इस तरह से आगे बढ़ाना कि वो फर्म या संस्था के संदर्भ में सोचते हुए उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपना अधिक से अधिक योगदान दे और जिस तरह से उससे अपेक्षित है उस तरह का वो व्यवहार कर जो संस्था के उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने में अपना योगदान दे. अब मोटिवेशन में तीन चीज़ें आती हैं: मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. मोटिव, पहले हम देखते हैं मोटिव है क्या. A motive is an inner state that energizes, activates or move or directs is behavior towards goal. यानी कि जो मोटिव है उसका अर्थ है कि ये एक ऐसी इनर स्टेट है जो हमारे अंदर एक एनर्जी का संपादन करती है, संचित करती है, हमें एक्टिवेट करती है या एम्प्लॉय को इस तरह निर्देशित करती है कि उसका बिहेवियर गोल या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हो. मोटिव्स अराइज आउट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल. मोटिव कहाँ से पैदा होते हैं, उद्देश्य या जो आदमी की टारगेट है वो कहाँ से पैदा होते हैं, वो होते हैं एक व्यक्तिगत आवश्यकता से. रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल विच प्रॉम्प्ट्स हिम टू for some action to reduce such restlessness. जब हमारे अंदर मोटिव्स जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस
यानी बेचैनी से पैदा कर देते हैं, और वो बेचैनी हमें बाध्य करती है कि हम विभिन्न प्रकार के एक्शन करें और इस रेस्टलेसनेस को या इस बेचैनी को ख़त्म करें। जैसे द नीड ऑफ फूड कॉजेज हंगर इन अकाउंट विच अ मैन सर्चेज फॉर फूड। जो खाने की आवश्यकता है, जो हमारी भूख है, वो हमारे अंदर इस तरह की करने से पैदा करती है कि हम खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ते हैं। तो उसी तरह से कुछ ऐसे मोटिव्स और भी हैं, जैसे हंगर, थ्रस्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकग्निशन एक्सेट्रा। सेकंड टर्म आती है हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द पीपल। मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम व्यक्ति को उत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कार्यकलाप करने के लिए, जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं संस्था के, उनकी पूर्ति हेतु उसके अंदर एक ऐसी भावना पैदा की जाती है जिससे कि वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपना अधिकतम योगदान दे। जो थर्ड टर्म आती है वो है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स आर नथिंग बट टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल। मीन्स मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर्स हैं या जो सुपीरियर है, वो इस तरह की कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हमारे एम्प्लॉई, वर्कर प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो अपने जो इच्छा शक्ति है उसको इतना सुदृढ़ करते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं, इतना ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं कि वो जो संस्था के उद्देश्य है उनकी पूर्ति हेतु तो अपना अधिकतम योगदान देते हैं। इस तरह के जो मोटिवेटर्स हैं उसमें हम कॉमन जो मैनेजर यूज करता है संस्था में, एक फर्म में, वो है पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। यानी कि कुछ तनख्वाह बढ़ा करके, बोनस के रूप में कुछ उसको दे करके, उसका प्रोत्साहन करके, प्रमोशन के ज़रिए उसको एक रिकॉग्निशन, एक जिम्मेदारी दे करके, प्रेज करके, उसकी तारीफ़ करके, इस तरह की जब टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है। तो अब हम आते हैं मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर या फीचर्स पर। सबसे पहला विशेष फीचर या जो विशेषता है वो है मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक अंदरूनी या आंतरिक फीलिंग या भावना है that urges, drives, desires, aspirations, striving और need of human being which are internal। ये सारी चीज़ें जो हमने बात की वो इंटरनल है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे एस्पिरेशन हैं, ये सब हमारी इंटरनल चीज़ें हैं, और ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हम उदाहरण लें, पीपल में हैव द urge or desire or for possessing a motorbike, comfortable house, reputation in the society. These urges are internal to an individual। अब हम अगर देखें उदाहरण के तौर पर, हर व्यक्ति की ये इच्छा है उसके पास मोटर बाइक हो, घर हो, अच्छी तरह घर हो, अच्छी रेपुटेशन हो सोसाइटी में। इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो हमारी अंदरूनी इच्छाएं हैं, और वो हमें जो है आंतरिक रूप से प्रभावित करती है हमारे व्यवहार को। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है वो हमारा है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डिजायर्ड बिहेवियर। जब हम मोटिवेट होते हैं या एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो हम अपने टारगेट को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार को करते हैं, अपनी क्रियाकलाप को करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, द प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। एक संस्था के कार्यकर्ता को, कर्मचारी को अगर हम
प्रमोशन देते हैं वो ये टारगेट, ये ऑब्जेक्टिव लेके चला जाता है कि वो प्रमोशन के बाद अपनी परफॉर्मेंस में इजाफा करेगा, सुधार करेगा। इफ़ द एम्प्लॉई इज़ इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प टू प्रोड्यूस द बिहेवियर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉय को ये दिख रहा है कि मेरी प्रमोशन होने जा रही है और मैं जब अच्छे से काम करूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करूँगा, तभी मेरी प्रमोशन होगी। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन के माध्यम से हम एम्प्लॉय के व्यवहार को गोल ओरिएंटेड बना देते हैं। व्यवहार को एक प्रकार से हम उसके अकॉर्डिंग हम बना देते हैं कि जो हमें डिजायर्ड गोल है उनके अकॉर्डिंग हम उसको लेकर के आते हैं। तीसरा जो फीचर है वो है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों तरह का, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का मोटिवेशन हो सकता है। अब इसमें हम कहेंगे कैसे, इंक्रीज ने पे किया, प्रमोशन दी, रिकॉग्निशन दी, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। अगर नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें, इसका मतलब है हमने किसी को पनिशमेंट दे दी, किसी की इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी, किसी को थ्रेट कर दिया, ये हमारे नेगेटिव मोटिवेशन है। मोटिवेशन का जो अगला फीचर है वो है हमारा मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी जटिल प्रक्रिया है। इस जटिल प्रक्रिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये एक हेट्रोजेनियस नेचर का है। हेट्रोजेनियस का मतलब आप समझते हैं कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस, रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे और नॉर हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। अब आप कह सकते हैं एक मोटिवेशन मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग मुझे मोटिवेट कर सकता है, लेकिन वही मोटिवेशन की टेक्निक अगर दूसरे व्यक्ति पर इम्प्लीमेंट की जाती है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा या उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो हो सकता है उस टेक्निक से वो मोटिवेट ना हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें दूसरी टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मोटिवेशन कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक सिंपल कंसेप्ट नहीं है। इसमें कई कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, व्यक्ति के नेचर के अकॉर्डिंग, संस्था के हालात के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस में हम कह सकते हैं मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉई एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मोटिवेशन के माध्यम से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ साथ संस्था की परफॉर्मेंस में भी सुधार लाते हैं। सिंस प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द एम्प्लॉय, दे इन टर्न डिवोट ऑल द एनर्जी फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क। वो अपनी पूरी एनर्जी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार करने में लगाते हैं अगर हम एम्प्लॉय को कोई मोटिवेशन टेक्निक के ज़रिए मोटिवेट करते हैं तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालता है। और जब एक एम्प्लॉई या एम्प्लॉइज़ मैक्सिमम एफर्ट्स डालेंगे तो नेचुरल है कि हम जो संस्था के ऑब्जेक्टिव्स है उनको आराम से अटेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव और indifferent attitude of the employee to positive attitude so as to achieve the organizational goal. For example, a worker may have indifferent or negative attitude towards his work if he is not rewarded properly. If suitable reward are given and supervisor give positive encouragement and praise his work done, the worker may slowly develop पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक एम्प्लॉई नेगेटिव एटीट्यूड करता है काम के प्रति, वो लापरवाह है, उसका सोचना कुछ ऐसा है कि बस मुझे ड्यूटी करनी है, तो अगर उसे प्रॉपर मोटिवेशन ना मिले तो उसका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है। लेकिन अगर सुपीरियर या सुपरवाइज़र उसको प्रेज करे, उसके वर्क को की सराहना करे, उसको सपोर्ट करे और
उसको मोटिवेट करे, धीरे धीरे उसका एटीट्यूड चेंज होता चला जाएगा और वो अपने काम के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर आ जाएगा और वो अपने काम को ही अपनी पूजा, अपनी ड्यूटी समझकर अपने काम को करने लगेगा। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस आती है मोटिवेशन की, वो ये है कि मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड हेयर बाय सर्व्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी मोटिवेशन के माध्यम से एम्प्लॉय का टर्नओवर, यानी कि पर एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आता है, उसकी एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस होती है। उससे हम नई रिक्रूटमेंट की जो या ट्रेनिंग का जो खर्चा है उसको सेव कर लेते हैं, सेव कर सकते हैं फर्म के अंदर। द मेन रीजन फॉर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ के मोटिवेशन टेक्निक जो इस्तेमाल की जा रही है संस्था में मैनेजर के द्वारा, उससे जो वहाँ के एम्प्लॉय है वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पूरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है और इसलिए उनको अधिक से अधिक एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ रही है। अब हम अगला इम्पोर्टेंस का पॉइंट देखते हैं। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटीज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। Some important reasons for absenteeism are bad working condition, inadequate rewards, lack of recognition, poor retention with supervisor and colleagues, etc. हमारी संस्था के अंदर या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन ना मिले, उसे प्रॉपर रिवार्ड्स ना किया जाए, उसे अच्छे संबंध के साथ वहाँ बांधा ना जाए, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, या वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, तो एम्प्लॉय काम पर रेगुलर आने के लिए तैयार नहीं होता। वो लगातार एब्सेंट रहता है, कहीं ना कहीं अपनी को काम से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जितने भी ये डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको कवर किया जा सकता है अगर हम मोटिवेशन की प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और हम एम्प्लॉय को के जॉब को इस तरह से बना दे कि उसके लिए वो वर्क प्लेस, वो वर्क एक इंजॉयमेंट, एक प्लेजर का स्थान बन जाए, एक प्लेजर का टास्क बन जाए, तो 100% ये निकल कर आया कि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम पर रेगुलरली आता है। जो नेक्स्ट जो हमारा मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस है उस पॉइंट में आता है कि मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। नॉर्मली फॉर एनी चेंज introduced in the organization, there may be resistance of changes. If manager can convince people or employee that proposed change will bring additional reward to employees, they may readily accept the changes. यानी संस्था के अंदर जब भी कोई नया बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसे रजिस्ट करते हैं। जब एम्प्लॉय रजिस्ट करता है तो वो चेंज जो हम लाने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए एक अच्छा मैनेजर जिसके पास अच्छी मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं वो उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने एम्प्लॉय को इस तरह से उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव ले आता है कि वो किसी भी नए आने वाले बदलाव को सहर्ष स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं और हम किसी भी नई टेक्निक को, किसी भी नई चेंज को संस्था में बड़े आराम से, बड़ी इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब हम मोटिवेशन की एक इम्पोर्टेंट टेक्निक जो थ्योरी मैस्लो ने दी थी उसको डिस्कस करते हैं। सिंस मोटिवेशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स, मैनी रिसर्चर्स हैव studied about motivation from several dimensions and developed several theories. उसमें
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत विख्यात थ्योरी है मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने 1943 में इस जो थ्योरी को दिया और उसको जो है पब्लिश किया गया। आउटलाइन द एलिमेंट ऑफ एन ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में उसने जो थ्योरी दी उसमें बताया, ये जो सामने ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें आप अलग अलग लेवल जाएंगे तो सबसे नीचे जो है वो है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी एक आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सबसे पहले वो लोअर इस पिरामिड में आती हैं। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हैं, उसके बाद एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड है, फिर एस्टीम्स नीड है, और देन टॉप मोस्ट जो होती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि जो भी व्यक्ति की बेसिक नीड्स हैं यानी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की। और अगर हम ये बेसिक प्राइमरी नीड्स को पूरी कर देते हैं तो व्यक्ति फिर थोड़ा आगे बढ़ करके अपने काम को परफॉर्म करता है। इन बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप एटसेट्रा। तो मतलब अगर उसकी भूख शांत होगी, प्यास शांत होगी, सुरक्षित उसको रहने को घर मिल जाएगा, तो वो किसी भी काम को करने के लिए जो है अवेलेबल होगा पीसफुली। जो सेकंड जो है वो आती है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड का मतलब ये है कि ये एक तरह से व्यक्ति की फिजिकल और जो इमोशनल चीज़ें हैं, जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि फिजिकल नीड जब साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, तो उसके बाद उसको कुछ सिक्योरिटी चाहिए कि मैं कहीं जो मेरी बेसिक नीड हैं वो मेरी सिक्योर रहेंगी या नहीं रहेंगी। मुझे ये मकान जिसमें मैं रह रहा हूँ मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, क्या मैं इसके खर्चे को कैसे मेंटेन कर पाऊँगा, वो और जो मेरी भूख प्यास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको मैं कैसे आगे मेंटेन करूँ, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो आगे बढ़कर सोचता है। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ से आती है? ये सेफ्टी सिक्योरिटी आती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम कहाँ से आएगी? अगर उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि या जो भी काम वो कर रहा है उसे ये सिक्योरिटी है कि मुझे इस काम को करके और परमानेंट मैं यहाँ पर हूँ, मेरे रोजी रोटी चलती रहेगी। तो उसे जो सेकंड स्टेज है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स की, वो उसकी पूरी हो जाती है। एक जॉबलेस आदमी के लिए इधर उधर भटकना बड़ा ही कष्टदायी होता है। ऐसे ही जब आदमी काम करके रिटायर हो जाता है तो पेंशन प्लान वगैरह लेकर के या जॉब के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब आगे की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरी करने के लिए पेंशन स्कीम, पेंशन प्लान वगैरह भी अडॉप्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो पूरी हो जाती हैं फिर पैदा होती हैं जो एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। ये चीज़ें आती हैं जब आदमी का पेट भरा हुआ हो, आराम से वो कमा खा रहा होता है, फिर उसे कहीं किसी चीज़ से फर्म से लगाव हो सकता है, उसे फ्रेंडशिप अपना सोशल दायरा बढ़ाता है, यारी दोस्ती के साथ वो मिलना जुलना करता है लोगों के साथ। सो आपने देखा एक चेंज चल रही है, पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती हैं तब वो सेफ्टी सिक्योरिटी पर आता है। जब सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी होती है तब वो एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस की भावना उसके अंदर आती है। फिर वो नीड्स को जब वो पूरी कर जाता है तो जो इस पिरामिड में चौथा स्टेज है वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब उसको कहीं समाज में एक
बिलोंगिंग नीड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सोचता है मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, मेरा भी अपना एक कोई स्टैंडर्ड हो, मेरी अपनी कोई पहचान हो समाज में, लोग मुझे अटेंशन दें। तो ये जो भावनाएं हैं, ये नीड जो है वो एस्टीम नीड कहलाती हैं। और इसमें सबसे टॉप मोस्ट पर जो आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्ची। इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये वो चीज़ है जो एक आदमी अपने बनने के लिए चाहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये वो स्टेज है कि वो बन गया। जैसे एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करके भी निकला, उसने सोचा मुझे आईएएस बनना है, और वो आईएएस बन के अपॉइंट हो गया और एक अच्छी पोस्ट पर वो पहुंच गया जॉब पर। तो वहाँ आकर के वो उसने जो एक टारगेट रखा था अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के कि मुझे एक सिविल सर्विसेज क्लियर करके एक अच्छी आईएएस की पोजीशन पर पहुंचना है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जितनी भी उसने जो टारगेट रखा है, जो उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अब सेटिस्फाई हूँ, मेरी ग्रोथ फुल हो चुकी है, मेरी सेल्फ फुलफिलमेंट कंप्लीट है और मैंने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो वो सब कहला जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने इस थ्योरी में जो फॉर्मुलेट करते हुए जो एजम्पशन ली है, उसमें सबसे पहले उसने ये एज्यूम किया कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। यानी एक व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है, जैसे उसकी आवश्यकता पूरी होती है उसके व्यवहार में बदलाव आता है। दूसरी जो एजम्पशन उसने ली, पीपल्स नीड्स आर हेयरआर्चियल ऑर्डर, यानी वो हेयरआर्चिकल ऑर्डर में होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू अदर हायर लेवल नीड्स। यानी जो मूलभूत आवश्यकता है वहाँ से शुरू होकर के वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तीसरा जो एजम्पशन लिया, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। यानी कि एक व्यक्ति की जो एक बेसिक नीड अगर पूरी हो गई है, तो अगर फिर हम उसे और उस लेवल की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उसे कोई वो हम मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी ने खाना खाया है, हम उसे अच्छे पकवान ला के कहेंगे आप लीजिए और खाइए, वो उसको मोटिवेट नहीं हो कर पाएंगे, हम उसको अग्रसर नहीं कर पाएंगे कि वो उसको खा करके, क्यों, अगर वो खाएगा या खाने का प्रयास करेगा कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा या उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि जो हंगर थी वो सेटिस्फाई वो कर चुका है खाना खा करके ऑलरेडी। तो जो बेसिक नीड अगर पूरी हो जाती है, वो सेटिस्फाइड नीड जब की स्टेज आ जाती है, तो उस लेवल का कोई भी मोटिवेट करने वाला जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, जो मोटिवेटर हम दे रहे हैं उसे, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है, मोटिवेट नहीं होता है। उससे आगे, ए पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्ची ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। कोई भी व्यक्ति अगले स्टेज पर या अगली हायर नीड्स की तरफ तब अग्रसर होगा जब उसकी पिछली नीड पूरी हो जाती है। क्लियर है? तो मैस्लोज थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन या बेसिस फॉर मोटिवेशन। दिस थ्योरी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड। ये थ्योरी व्यापक है चहुँ दिशा में, यानी हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर सम ऑफ द propositions are questioned on the classification of needs and hierarchy। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, डिस्पाइट ऑफ सच क्रिटिसिज्म द थ्योरी इज स्टिल रिलेवेंट टू द बेसिक बिकॉज ऑफ नीड्स, नो मैटर हाउ दे आर क्लासिफाइड आर इम्पोर्टेंट। यानी नीड की या आवश्यकताओं के आधार पर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनको हमने किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है या हमने किस तरह से उनको कैटेगराइज किया है। तो हम लेते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मीन्स द मेजर ऑफ विच वी यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस।
ये वो मेजर्स है, वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में सुधार लाते हैं। और इनको जो है ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मौद्रिक और अनमौद्रिक। सबसे पहले हम लेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर टू द इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म एंड सर्व टू मोटिवेट एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। यानी हम इसमें वो मोटिवेटर्स लेते हैं, वो इंसेंटिव्स लेते हैं जिनको मौद्रिक रूप में या मनी के रूप में नापा जा सकता है और या कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो किसी न किसी रूप में एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है पे एंड अलाउंस। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। सबसे पहला जो इंसेंटिव हम मानते हैं मौद्रिक रूप में या फाइनेंशियल रूप में, वो हमारा पे एंड अलाउंस है। फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। इट इंक्लूड बेसिक पे, डीए और अदर अलाउंस। इसमें दूसरे सारे कई अलाउंसेस होते हैं जिसको एम्प्लॉय को दिया जाता है। फिर हमारे आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड। तो सेकंड इंसेंटिव्स आता है वो हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक का मतलब सेवरल वेजेस इंसेंटिव प्लान एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। यानी फर्म के अंदर एक इंडिविजुअल लेवल पर या एक ग्रुप को हम इस तरह से वेजेस निर्धारित करते हैं, उनका भत्ता या उनकी पेमेंट इस तरह से निर्धारित करते हैं कि जो ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, जो अच्छा प्रोडक्शन निकाल के लाएगा, उसको जो है वेजेस हाई रेट पे दिए जाएंगे। इससे वो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। और जो लो लेवल पर परफॉर्मेंस दे रहा है उसका जो पेमेंट है वो लेस देन द गुड वर्कर। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी से भी लिंक करके इसको जो है हम मोटिवेट एम्प्लॉय को कर सकते हैं। तीसरा जो मोटिवेटर आता है वो है बोनस। बोनस इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर द सैलरी और वेजेस। यानी बोनस एक ऐसा इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा या वेजेस के अलावा मिलता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि हम एम्प्लॉय को एक हिस्सा दे दें प्रॉफिट में से ऑर्गेनाइजेशन के, और जब उसको ये प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा तो वो मोटिवेट होगा, वो प्रोत्साहित होगा। दिस सर्व टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और वो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाता है और कंट्रीब्यूट करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। इससे अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो या जो पॉइंट आता है इंसेंटिव के रूप में, वो आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। तो इसके ज़रिए क्या करते हैं हम कि इस माध्यम से हम अपने जो इंसेंटिव की स्कीम है एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं कंपनी के शेयर दे करके लोअर देन मार्केट प्राइस। यानी जो मार्केट में रेट है उससे कम प्राइस पर एम्प्लॉयज़ को हम शेयर अलॉट कर देते हैं। समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर लाइन इन द वेरियस इंसेंटिव पेएबल इन कैश। कई बार कैश इंसेंटिव देने की बजाय उनको शेयर अलॉट कर देते हैं। शेयर भी एक मॉनेटरी टर्म में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो भी एक मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर ही आता है। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय में एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप आती है। फीलिंग ऑफ ओनरशिप जब उसके अंदर आती है तो वो कहीं ना कहीं फर्म के अंदर अपना हक समझता है और वो मोटिवेट होता है कि मेरी फर्म है, मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कंट्रीब्यूट करूँ। तो इस तरह से हमारा जो ये को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन है ये एक अच्छे इंसेंटिव के रूप में काम करता है। जो नेक्स्ट है वो हमारा है रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉय पूरी उम्र नौकरी करता है फिर रिटायर होता है, तो सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट। दिस एक्ट एज इंसेंटिव व्हेन दे आर इन सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिटायरमेंट के बाद जब एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड मिलता है, दूसरे भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, तो एम्प्लॉय सर्विस में रहते हुए इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देता है। यानी कि ये स्कीम्स जो आफ्टर पेंशन स्कीम्स हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, वो एम्प्लॉय को
मोटिवेट करते हैं किसी न किसी रूप में, और ये मौद्रिक रूप में मापी जा सकती है कि उसको कितनी पेंशन मिलनी है, कितना उसको जो है वो मिलना है जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी है या प्रोविडेंट फंड है या पेंशन है, ये सब पैसे के रूप में नापे जा सकते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी हम यहाँ मॉनेटरी इंसेंटिव में ही लेते हैं। फिर आता है परक्विसाइट्स। इसमें क्या होता है कि बहुत सी कंपनी एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट ऑफर करती है, जैसे कार अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल एड, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अलाउंस एट्सेट्रा। तो ये एक तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव ही हैं, क्योंकि मनी रूप में इनको नापा जा सकता है, और लोगों को जब ये मिलते हैं तो वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते हैं फर्म के अंदर। हम जानते हैं कि व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं जो है पैसे से पूरी नहीं होती, तो उसके अलावा जब पैसे की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो व्यक्ति की कुछ दूसरी नीड्स होती हैं, जिसमें हम सामाजिक, सोशल स्टेटस, इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जब इस तरह का इंसेंटिव हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि एक व्यक्ति को अगर हम एक पोस्ट से हायर पोस्ट के लिए प्रमोट करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड जो है, यानी वो बूस्टअप होगा, उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी, और उससे क्या होगा कि वो अपना फीलिंग इस तरह की होगी कि मैं एक बड़ा आदमी बन गया, मैं हायर पोस्ट पर आ गया हूँ, और फिर अपने व्यवहार को उसके अनुरूप वो बदलता है, अपनी अथॉरिटी को वो उसी ढंग से इस्तेमाल करता है। जॉब के नेचर में चेंज होने से वो नए काम को सीखता है, लगन से काम करता है। तो इस तरह के जो इंसेंटिव्स है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो रैंकिंग पोजीशन है, यानी ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, इस तरह से एक हियरार्ची है, उसी फॉर्म में एक रैंक सिस्टम होता है। तो व्यक्ति को जब अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, रिकोसाइट और प्रेस्टीज ऑफ जॉब दिखती है तो उसको लगता है मेरा स्टेटस में सुधार हो रहा है। जब व्यक्ति को ये सब चीज़ें दी जाती है तो वो साइकोलॉजिकल, सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग और साउंड महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ इम्प्रूव होता है और इम्प्रूव करके अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाता है। अगला जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आता है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग व्यावसायिक परिवेश होता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एम्प्लॉय अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो अगर कहीं हम अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल को एक काम करने की ऑटोनोमी देती हैं, रिवार्ड्स ओरिएंटेशन माहौल प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉय को कंसीडर करते हैं, एक रिकॉग्निशन देते हैं, उस रिस्क बेइंग एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मैनेजर का जो है एक एम्प्लॉय उसको असिस्ट करता है, मैनेजर को रिप्लेस करता है और उसकी अथॉरिटी लेकर के उसकी एब्सेंस में या उसको बर्डन को कम करते हुए उसके अपने काम को भी वो परफॉर्म करता है और सुधार लाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट काफ़ी कुछ डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, और इससे जो है हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। हमारा आता है जॉब इन्वेस्टमेंट। जॉब इन्वेस्टमेंट में हम जॉब को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसमें ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क इंक्लूड हो, ज़्यादा कंटेंट उसमें हो, जो हायर लेवल ऑफ नॉलेज स्किल्स उसमें आ जाएं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स में इंक्लूड हो, वर्कर को मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिले, मैक्सिमम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, और ही विल बी प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ। सो ऐसा करते हैं जब हम उस कंडीशन में जॉब इटसेल्फ बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। तो जॉब इन्वेस्टमेंट के जरिए हम एम्प्लॉय का मोटिवेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला आता है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम।
Recognition means acknowledgement with a show of appreciation. When such appreciation is given to the work performed by the employee, they feel motivated to perform work at higher level. जब एम्प्लॉय को हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए चांस देते हैं, उसको परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, उसको रिकॉग्निशन देते हैं, तो वो आगे बढ़ के काम करना चाहता है. इसके क्या रिकॉग्निशन हम कैसे कर सकते हैं, किससे दे सकते हैं? जैसे कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, उसे शाबाश कह दिया. डिस्प्लेइंग द नोटिस बोर्ड विद द बेटर परफॉर्मर employees name and their special achievement, installing the award and certificate to the best performance, distributing mementos या certificates or pleasantries like t-shirts or recognition of employee service, or rewarding the employee for giving valuable suggestion. अगला जो इंसेंटिव आता है वो हमारा जॉब सिक्योरिटी. Every employee want their job to be secure. They want certain stability about future income and work so that they do not feel worried on these aspects and work with greater zeal. बिल्कुल क्लियर है कि हर एम्प्लॉई चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी मिले और उस जॉब सिक्योरिटी के माध्यम से वह जो है अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसको फ्यूचर सिक्योर लगे, उसे ये लगे कि मैं अपने काम को जो है बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकता हूँ और आगे बढ़कर वो काम को करता है. इससे जो है एम्प्लॉई के अंदर एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन पैदा होता है और वो काम को लगन के साथ करता है. जो अगला हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो हम लेते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. यानी कि एक तरह से एम्प्लॉय को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके उसे कंपनी के इम्पोर्टेंट मैटर्स में कंसीडर करके दीज प्रोग्राम्स आर इन प्रैक्टिस टू फॉर्म ए जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज़. ये कैसे किया जा सकता है? एक संयुक्त समिति बना करके जिसमें मैनेजमेंट के कुछ लोग हों और कुछ एम्प्लॉय हों, दोनों की एक कमेटी बना दी जाए. उस कमेटी में जो रिप्रेजेंटेटिव, जो वर्कर, जो एम्प्लॉय जाएगा वो जो है कुछ डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. जब वो कुछ डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा तो वो अपने आप को इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो शायद अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा पा रहा है. यानी उसको लग रहा है कि मैं भी फर्म के इम्पोर्टेंट मैटर्स में अपना योगदान दे सकता हूँ. इससे क्या होगा? उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की भावना इनकलकेट होती है, उसके अंदर एक फर्म के प्रति लगाव पैदा होता है और अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से देने का प्रयास करता है. सो इस तरह के क्या हो सकते हैं, किस तरह की कमेटी हो सकती है? जिसमें वर्क कमेटी है, कैंटीन कमेटी है, एम्प्लॉई एंडोमेंट एम्पावरमेंट कमेटी है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम जो है एम्प्लॉय को सुधार में ला सकते हैं, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. दूसरी बात, एक इंसेंटिव हमारा इस तरह से भी है, एक वर्कर आगे बढ़ के काम करना चाहता है, अपनी जॉब में, अपने वर्क में सुधार लाना चाहता है, तो हम डिफरेंट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट स्कीम्स को लागू कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ, उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी दी जाती है, उसको पावर्स दी जाती है सबऑर्डिनेट को, और एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब इज़ इम्पोर्टेंट, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फर्म. दिस फीलिंग कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर स्किल्स एंड टैलेंट इन द जॉब परफॉर्मेंस. सो प्यारे बच्चों, आज हमने मोटिवेशन जो एक एलिमेंट था वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मैस्लोज हायरार्की थ्योरी क्या है, फिर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये हमने इस क्लास में लिया. थैंक यू, और जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.